आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज लगातार कल के पेपर की तैयारी, 18 मार्च के पेपर की तैयारी, जो कि जीव विज्ञान का पेपर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसकी लगातार तैयारी हम करवा रहे हैं। आप लोग इसको कंस्टिट्यूएंटली इसको देखते रहें, लगातार इसको जो है कंटिन्यूसली देखते रहें और अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कल के पेपर को जो है सार्थक बनाएं। लगभग जो है वो आपके जो नंबर आने चाहिए वो 56 आउट ऑफ 56 आने चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध है, बार बार आपको नई नई टर्मिनोलॉजी लेकर के बता रहे हैं। तो अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो है वो क्या है? कवकों में पोषण। तो कवकों में जो पोषण होता है वो, कवकें जो होती है वो विषमपोषी होती है। कैसी होती है? विषमपोषी होती है। कवकें जो होती है वो विषमपोषी होती है और अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करती है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करती है, मतलब ये हेटेरोट्रोपिक होती है, हेटेरोट्रोपिक, और अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करती है, मतलब एब्जॉर्प्शन से। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि अवशोषण किसके द्वारा करती है। तो अवशोषण जो है वो होस्टोरिया द्वारा करती है। विषमपोषी क्यों कहा है? तो इसमें पोषण कितने प्रकार का होता है, रेपिडली हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले तो परजीवी, परजीवी होते हैं। उसके बाद में मृतजीवी, मृतजीवी क्या होती है, और सहजीवी, और क्या होती है? सहजीवी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। परजीवी 3 प्रकार का पोषण होता है, दूसरे जीव पर रह करके पोषण प्राप्त करना। विकल्पी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी, मृतजीवी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी, और उसके बाद में अविकल्पी कवक। अविकल्पी कवक, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, मतलब उसको जिस पे रहना है उस पे रहना ही पड़ेगा, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो ऐसी कवकें जो दूसरों से भोजन प्राप्त करती है, परजीवी या पैरासाइटिक कवक कहलाती है। विकल्पी परजीवी कवक जो होती है, विकल्पी परजीवी में ऐसी कवक होती है, ये क्या होती है? मृतजीवी होती है। कैसी होती है? मृतजीवी होती है। परंतु अगर मान लो ऐसा मृत भोजन उसको प्राप्त नहीं होता है, तो वो परजीवी के रूप में भी रह लेती है। उदाहरण के लिए ऐसी कवकों के उदाहरण जो होंगे वो है फ्यूजेरियम। ऐसे कवकों के उदाहरण है फ्यूजेरियम, पीथियम, फ्यूजेरियम, पीथियम आदि। ये ऐसी कवकों के उदाहरण हैं जो विकल्पी परजीवी, मतलब ये मृतजीवी कवक होती है। कैसी कवक होती है? मृतजीवी कवक होती है, परंतु समय आने पर जो है ये विकल्पी परजीवी के रूप में भी रहती है। विकल्पी मृतजीवी क्या होती है? ये परजीवी कवक है, मतलब जीवित जीव पर रहेगी और समय आने पर जो है वो मृत पदार्थों पर भी अपना पोषण प्राप्त कर सकती है। इसका उदाहरण भैया क्या हो जाएगा? टेफ्रीना, इसका उदाहरण है टेफ्रीना। टेफ्रीना के बाद में है अस्टिलागो, 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 और अविकल्पी जिसमें उदाहरण है सर्कोस्पोरा, जिसके पास कोई उदाहरण नहीं है। अविकल्पी परजीवी कहते हैं, मतलब जीवित जीवों पर ही रहेगी पर कोई मृत जीव पर नहीं रह सकती, मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर्कोस्पोरा है। उसके बाद में स्क्लेरोस्पोरा है। सर्कोस्पोरा हो जाएगा, सर्कोस्पोरा यहाँ पर नहीं आएगा, स्क्लेरोस्पोरा, इरिसिफी और एल्बुगो आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? स्क्लेरो स्पोरा, एल्बुगो, एल्बुगो कवक और इरिसिफी। इरिसिफी कवक जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मृतजीवी जो मृत पदार्थों से, मतलब सेप्रोफाइट, कैसी कवक है? सेप्रोफाइट, जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है, जैसे कि म्यूकर और मशरूम, जिसको हम क्या कहते हैं? एगेरिकस, एगेरिकस कह देंगे।
सहजीवी कवक जो किसी अन्य जीव के साथ सहजीवन में रह करके अपना पोषण प्राप्त करती है, उन्हें सहजीवी कवक कहते हैं, जैसे कि लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा ये सहजीवन में रह करके अपना पोषण प्राप्त करती है दूसरे जीवित जीवों के साथ, दूसरे जीवित जीवों के साथ सहजीवन में रहती है, सहजीवन में रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीवी कवक कहते हैं। तो ये हमने कवकों के पोषण के बारे में यहाँ पर देखा है। कवकों में विषमपोषी कवकें होती है और ये अपना भोजन जो है वो खुद संश्लेषित नहीं कर सकती, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा सकता, इनमें क्लोरोफिल रहित होती है, क्लोरोफिल रहित। कैसी कवकें हैं ये? क्लोरोफिल रहित है, इसलिए इनमें जो पोषण है वो दूसरे जीवों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विषमपोषी कवक कहते हैं। अगला जो हमारे पास रहेगा पादप संगरोध। पादप संगरोध की बात करें तो ये क्या है, एक कानूनी प्रतिबंध है, कानूनी प्रतिबंध जिसके द्वारा नासी जीवों को फैलने से रोका जाता है, फैलने से रोका जाता है। तो ऐसा कानूनी प्रतिबंध जिसके द्वारा नासी जीवों को फैलने से रोका जाए उसे हम क्या कहते हैं, पादप संगरोध कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर एक एक्ट है जिसका नाम है DIPA, डीपा 1914, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। नासी जीव व कीट, नासी जीव व कीट अधिनियम, नासी जीव व कीट अधिनियम हम इसको कहेंगे, नासी जीव व कीट अधिनियम, जिसके अंतर्गत कीटों को जो है नासी जीव या विनाशी जीव भी कह देंगे, नासी जीव व कीट अधिनियम 1914 में ये लागू किया गया। इसके अंतर्गत जो है वो कई तरह के रेस्ट्रिक्शन शामिल किए जाते हैं। एक तो आ जाता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगरोध, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वारंटाइन, अंतर्राष्ट्रीय संगरोध, और उसके बाद में आ जाता है घरेलू संगरोध, इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगरोध में क्या है, जैसे कि गन्ना है, गन्ना को आयात पर प्रतिबंध, गन्ने के आयात पर प्रतिबंध है। कौन से देशों पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिजी। कौन से देशों पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिजी पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे ही जो है घरेलू संगरोध में आलू को नीलगिरी से लाने पर, उसके बाद में अच्छा ये जो है वो कौन से निमेटोड से बचने के लिए, स्वर्णिम सूत्रकृमि से बचने हेतु, सूत्रकृमि से बचने हेतु। उसके बाद में केला पर प्रतिबंध है, जिससे कि केला हम जो है वो पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्य है जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों से नहीं लाते। किस कारण, बंची टॉप बनाना मतलब केले का जो है बंची टॉप रोग है उसके लिए। ठीक है, ये चीज आपने देख ली है। आगे हम बात करेंगे, ये हमने पादप संगरोध की बात की, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा महामारी। जैसे महामारी वर्ड आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो
बड़े क्षेत्र में फैलने वाले रोग को महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। महामारी दो तरह की होती है, जंतुओं में भी हो सकती है और पादपों में भी हो सकती है। तो जंतुओं में जो महामारी होती है उसे एपीजूटिक कहते हैं, एपीजूटिक। और अगर पादपों में होती है तो उसे एपीफाइटिक कहते हैं, एपीफाइटिक महामारी कहते हैं। तो महामारी का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? महामारी का उदाहरण है भैया धान का ब्लास्ट रोग है। उसके बाद में गेहूं का रोली रोग, आलू का अंगमारी रोग। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लिख सको आराम से महामारी के बारे में। महामारी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है मूंगफली का टिक्का रोग। यह मूंगफली का प्रमुख रोग है। तो कारक क्या है इसका? कारक है भैया सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, इसके कारण फैलता है। और एक और है सर्कोस्पोरा एरेचिडीकोला, इस कवक के द्वारा फैलता है। ये क्या है? कवक है। और इसमें नुकसान जो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक नुकसान पर्सोनेटा के द्वारा होता है। सर्वाधिक नुकसान होता है पर्सोनेटा के द्वारा होगा। उसके बाद में इसमें लक्षण जो रहेंगे, लक्षण क्या रहेंगे? पीले व नारंगी गोल व अनियमित धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बन जाएंगे जिससे कि क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण में कमी, और उससे उपज में कमी आ जाती है। ये लक्षण हम उसमें लिख सकते हैं। और भी लक्षणों को लक्षण में हम और भी कई सारे लक्षण लिख सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है प्रबंध। तो भैया ये जो कवक है वो भूमि जनित है, तो भूमि उपचार कर देंगे। भूमि उपचार, फसल चक्र अपनाएंगे। उसके बाद में कवकनाशी का छिड़काव कर देंगे। और इसमें कवकनाशी जो है वो कौन सा प्रयोग में लेंगे? मैनकोजेब एक सदाबहार कवकनाशी है, मैनकोजेब इसमें प्रयोग में लेंगे। तो ये है आपका मूंगफली का टिक्का रोग, जिसमें हम ये लक्षणों के आधार पर उसका और ज्यादा वर्णन कर सकते हैं। आगे अगला जो आता है हमारे पास वो है टमाटर का अगेती झुलसा। तो टमाटर का मुख्य रोग है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। कारक जो होगा इसका वो क्या होगी? कवक। और कवक जो होगी उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। कौन सी कवक है? अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कवक जो है इससे लक्षण क्या प्रकट होते हैं। तो मुख्य लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य लक्षण है लक्ष्य पट्ट प्रभाव को हम कहते हैं टारगेट बोर्ड इफेक्ट। और दूसरा है सकेंद्रीय लाइनें। तो टमाटर पे सकेंद्रीय लाइनें निर्मित हो जाती है, ये मुख्य लक्षण है। और उसके बाद में धीरे धीरे टमाटर सड़ने लग जाता है और उपज में कमी आ जाती है। प्रबंध जो है वो उसी तरह का रहेगा जैसा हमने किसमें किया था? टिक्का रोग में किया था। तो फसल चक्र अपनाएंगे। प्रतिरोधी किस्में, इसमें आ जाता है आपका अर्का रक्षक। और उसके बाद में कवकनाशी का प्रयोग, मतलब फंजीसाइड का प्रयोग हम वहां पे कर सकते हैं। कवकनाशी प्रयोग
कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो जाता है टमाटर का अगेती झुलसा, जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर समझा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं नींबू का कैंकर। तो यह एक जो है जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित। और जीवाणु जनित रोग है तो कौन सा जीवाणु है? जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, पीवी सिट्राई, पीवी सिट्राई है। अच्छा, इस रोग की खोज जो है वो जेनकिन व फ्रोसेट ने की। जेनकिन व फ्रोसेट, फ्रोसेट ने इस रोग की खोज की। ठीक है। उसके बाद में अच्छा, इस रोग की खोज कागजी लेमन में, किसमें की? कागजी लेमन में इसकी खोज की। आगे हम बात करें इसका वाहक क्या होता है, तो इस जीवाणु को फैलाने का कार्य जो है वो लीफ माइनर करता है। लीफ माइनर, पर्ण सुरंगक जिसे हम कहते हैं, पर्ण सुरंगक कीट, सुरंगक कीट। ये जीवाणु जो है वो ग्राम नेगेटिव होता है। आगे हम बात करें लक्षण, तो लक्षण क्या होंगे? जल सिक्त वाटर सोक्ड, जल सिक्त धब्बे बन जाते हैं, जल सिक्त धब्बे बन जाएंगे। उसके बाद में भूरे व गहरे भूरे धब्बे सभी वायवीय भागों पर, सभी भागों पर निर्मित हो जाएंगे। उसके बाद में ये कीट जो है वो प्रवेश करता है, वाहक के द्वारा भी चला जाता है या घावों के द्वारा भी प्रवेश कर जाता है, या कई सारे खरपतवारों के माध्यम से भी ये कीट नींबू के पौधे में, ये जो जीवाणु है वो नींबू के पौधे पे चला जाता है। प्रबंध की बात करें तो प्रबंध में वही सबसे पहला है प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी किस्में इसमें आ जाएगी। प्रतिरोधी किस्में उगाना चाहिए, ये हम लिख देंगे। उसके बाद में दूसरी चीज हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का प्रयोग, दवा का स्प्रे करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का स्प्रे करेंगे। और उसके बाद में इस कीट से बचने के लिए कीटनाशी का स्प्रे भी करेंगे, कीटनाशी का स्प्रे किसके लिए? वाहक हेतु, वाहक हेतु। तो ये एक प्राइम लाइन है, इसको भी आप वहां पर लिख सकते हो। तो ये एक इसमें जो है शॉर्ट तरीके में इसका वर्णन हम कर सकते हैं। जीवाणु जनित रोग है, वाहक है, ये सब चीजें जो मुख्य लक्षण है वो लिख दिए हमने, और उसके बाद में प्रबंध लिख दिया। तो ये हमें रैपिडली याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्लग। स्लग क्या होता है? ऐसा जीव है जो नम व आर्द्र क्षेत्रों में रहता है। कहाँ रहता है? नम व आर्द्र क्षेत्रों में। रात्रिचर कीट, रात्रिचर जीव है। रात्रिचर बाग बगीचों में नुकसान पहुंचाता है, बाग बगीचों में नुकसान पहुंचाता है। अब इसके बारे में हम देखें तो इसका जो संघ है वो मोलस्का है। संघ क्या है इसका? मोलस्का। इसका वर्ग जो है वो गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा है। उसके बाद में गण जो है इसका पल्मोनेटा, पल्मोनेटा गण है। और वंश जो है इसका लाइमेक्स, वंश जो है इसका क्या है? लाइमेक्स है। ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके गुण या लक्षण, गुण या लक्षण की बात करें तो नम व क्षेत्र में पाया जाता है, रात्रिचर है, बाग बगीचा। इसमें जो है परिसंचरण व श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। शरीर जो है, शरीर 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में। क्या क्या भाग है वो? सिर, प्रावार मतलब मेंटल, और पाद मतलब पैरों में बटा होता है।
श्वसन तंत्र में की जगह जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, श्वसन जो होता है वो टिनिडियम या गिल्स के द्वारा होता है। टिनिडियम या गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन तंत्र यहाँ पर से हटा देंगे, परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद में नर्वस सिस्टम जो है वो अनुपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित। उसके बाद में हम बात करें स्पर्शक जो होते हैं, इसमें स्पर्शक दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी होती है, जिन पर एक जोड़ी पर आंखें लगी होती है, आंखें उपस्थित होती है। इसके बाद में हम बात करें महत्व, तो इसका महत्व क्या क्या है, तो तीन तरह की स्लग होती है, काली स्लग, भूरी स्लग और स्लेटी। तो काली, भूरी और स्लेटी स्लग होती है जो तीनों बागानों में नुकसान पहुंचाती है। किसमें नुकसान पहुंचाती है? बागवानी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्लग के बाद में हमारे पास आता है एपीकल्चर। शहद व मोम हेतु मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पालना क्या कहलाता है भैया? एपीकल्चर कहलाता है। कौन कौन सी एपीकल्चर है तो कौन कौन सी मधुमक्खियां काम में लेते हैं? एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका काम में लेंगे। एपिस मेलिफेरा व एपिस इंडिका इसमें काम में लेते हैं। उसके बाद में ये तीन प्रकार की, ये एक क्या है? सामाजिक कीट होता है। मधुमक्खी क्या है? सामाजिक कीट। तो रानी, उसके बाद में श्रमिक, और एक होता है ड्रोन मतलब नर। ये तीन भागों में बटे रहते हैं। ये दो प्रकार के नृत्य करते हैं, गोल नृत्य और वेगल नृत्य। वेगल नृत्य इस आकार का होता है और गोल नृत्य इस आकार का होता है, इसे वेगल नृत्य कहते हैं। वेगल। दोनों नृत्यों का एक तरह से देखा जाए, गोल नृत्य, दोनों नृत्यों को अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है भोजन का पता लगाने, छत्ते की दिशा का पता लगाने के हेतु। उसके बाद में सबसे ज्यादा शहद जो उत्पादन होता है, शहद उत्पादन वो कहाँ होता है? बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में सबसे ज्यादा शहद। उसके बाद में समन्वित एक्रेप जो है, एक्रेप ऑन हनी बी, मधुमक्खियों के ऊपर जो अनुसंधान होता है, समन्वित अनुसंधान राजस्थान में कहाँ होता है? कोटा में होता है। ये चीजें हम इसमें देखते हैं। एपीकल्चर में कई सारे यंत्र काम में लिए जाते हैं, और मधुमक्खियां और भी कई तरह की मधुमक्खियां जो होती है, इनका जो गण होता है वो हाइमेनोप्टेरा होता है, इनका जो कुल होता है वो एपीडी होता है। ये चीज हम एपीकल्चर में पढ़ते हैं। एपीकल्चर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और एपीकल्चर के लिए कौन सी मधुमक्खियां काम में ली जाती है सामान्यतः? एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिस्सू, फ्लिया क्या है? बाह्य जंतु परजीवी, एक्सटर्नल एनिमल पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है फुलेक्स इरिटेंस, और वैज्ञानिक नाम के साथ इसका गण जो है वो है साइफेनोप्टेरा है। उसके बाद में हम आगे बात करें, मुखांग जो होते हैं इसके, मुखांग वो चुभाने व चूसने वाले मतलब पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होंगे। उसके बाद में शरीर पर परत जो होती है, शरीर पर परत जो होगी उसको हम स्केलेराइट कहते हैं, स्केलेराइट कहा जाता है।
उसके बाद में आगे बढ़ें तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसके प्रकोप से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और ये जो है प्लेग रोग का वाहक है, प्लेग रोग का वाहक, जिसने क्या किया, चूहों से मनुष्यों में फैलाया किसको, प्लेग रोग को। कौन से रोग को फैलाया, प्लेग रोग को चूहों से मनुष्यों में फैलाने का काम किया है किसने, पिस्सू ने। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये परजीवी जो है वो रीढ़धारी मतलब कोडेट एनिमल जो है, जिसमें क्या आ जाते हैं, पक्षी और स्तनधारी मतलब मेमिलिया का परजीवी है। ठीक है, तो ये हमने पिस्सू के बारे में कुछ डिटेल लिखी है, इसके आधार पर हम जो है उसका वर्णन और भी कर सकते हैं। आगे बात करें पिस्सू के बाद में, तो आगे आता है महासीर। महासीर क्या है, एक मछली है जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। क्या है, टोरटोर। कानूनी प्रतिबंधित है ये मछली, मतलब इस पर जो है, इसको पकड़ने पर कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है, कानूनी प्रतिबंधित, पकड़ने पर कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है। स्वच्छ जल में अंडे देती है। उसके बाद में संख्या में भारी कमी, किसके कारण, प्रदूषण के कारण संख्या में भारी कमी इसकी देखने को मिली है। तो ये जो मछली है महासीर ट्रोटफिश जिसको हम कहते हैं, महासीर टोरटोर इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसमें कई सारी चीजें लिख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसका जो है जीवन काल कितना होता है, इसका वजन कितना हो जाता है, ये सब चीजें, इसके लीवर में जो है कितना ऑयल कंटेंट होता है, वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। पर मुख्य रूप से ये बातें लिखना जरूरी है क्योंकि ये उसकी की पॉइंट है, उसकी जो है टैग लाइन हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे महासीर के बाद में निवेश द्रव जो संक्रमित पौधे में उपस्थित होता है तथा स्वस्थ पौधों को संक्रमित कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, निवेश द्रव्य कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी संक्रमित पौधा है, उसका जो रस होता है, संक्रमित पौधा, यहां पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, संक्रमित पौधा है, इसका जो रस है, कोशिका रस, कौन सा रस, कोशिका रस जो होगा वो स्वस्थ पौधे पर हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो इस द्रव को हम क्या कह रहे हैं, ये है सूक्ष्म जीवों युक्त द्रव जो क्या करता है, संक्रमण फैला देता है, उसे हम कहते हैं निवेश द्रव्य। क्या कहते हैं, निवेश द्रव्य या इनोकुलम हम से कहेंगे, इनोकुलम। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पांडुरता। प्रकाश की कमी से पौधों में पीलापन जो आ जाता है, प्रकाश की कमी से पौधों में पीलापन, इसको इटियोलेशन कहते हैं, इटियोलेशन। प्रकाश की कमी से अगर मान लो पीलापन आता है तो उसे इटियोलेशन कहते हैं, और अन्य कई कारणों से अगर पीलापन आता है तो उसे क्लोरोसिस या हरिमाहीनता कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है आइरिस अकाल। आइरिस अकाल
जो है कहां पर घटित हुआ? आयरलैंड में। आयरलैंड में घटित हुआ। उसके बाद में आयरिश अकाल के बारे में हम बात करें तो कौन सी बीमारी, रोग कौन सा था? आलू का पछेती अंगमारी रोग। पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग के कारण जो है ये घटित हुआ। और इसका सन क्या था? इसका जो सन रहेगा वो 1845 रहेगा। तो कहां पर हुआ? आयरलैंड में हुआ। कौन से रोग के कारण हुआ? मतलब रोग कारण, ये रोग इसका कारण रहा। और सन 1845 में ये रोग हुआ, जिससे कि लाखों लोग जो है वो भूख से मारे गए, क्योंकि आलू जो है वहां का मुख्य भोजन है। अगला आता है बंगाल अकाल। बंगाल अकाल जो है वो कहाँ घटित हुआ? पश्चिम बंगाल में। कारण क्या था? धान का झुलसा या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ दी पेडी, धान का झुलसा रोग। उसके बाद में या जीवाणु अंगमारी रोग भी इसको कह सकते हैं, ब्लाइट। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा इसका जो रोग कारक है वो ये रोग किससे हुआ? कवक से हुआ। वो पिछला वाला रोग जो हमने देखा था वो भी कवक से हुआ था, ये भी कवक से हुआ है। और उसके बाद में सन क्या था? सन जो है वो 1943। क्या था? 1943 था। एक सेकेंड। हाँ, तो क्या था इसका सन जो था वो 1943। कौन सा सन था? 1943 इसका सन था। और 1845 हमने उसके बारे में पढ़ ही लिया था, आयरिश अकाल के बारे में। तो ये जो रोग थे ये बंगाल अकाल का कारण था। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्म है लाइकेन। लाइकेन क्या होती है? शैवाल व कवक का सहजीवन। शैवाल व कवक का सहजीवन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये क्या है? प्रदूषण सूचक। प्रदूषण सूचक है किसके प्रति? SO2। SO2 जो गैस है, SO2 गैस के लिए प्रदूषण सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है। लाइकेन जो है, जैसे शैवाल है, ये डायग्राम भी हम वहां बना सकते हैं, शैवाल और कवक। कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके इसको भोजन देती है। इसको भोजन देगी कौन? शैवाल। और कवक जो है इसको क्या दे रही है? कवक जो है इसको शेल्टर मतलब आवास देती है। आवास देती है और ये इस तरह का सहजीवन जो है इनमें पाया जाता है। कवक जो है शैवाल से भोजन प्राप्त करती है, क्योंकि ये भोजन बनाती है, और ये शैवाल जो है इस पे आवास प्राप्त करती है। और इन दोनों का जो सहजीवन है इसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। अगला आ जाता है माइकोराइजा। अगला क्या आता है? माइकोराइजा। तो फ्रैंक ने जो है, फ्रैंक द्वारा खोजा गया, इसकी खोज की। तो ये क्या है? जड़ व कवक का सहजीवन। कवक का सहजीवन है, ये जड़ व कवक का सहजीवन है। कार्य क्या है इसका? फास्फोरस व नाइट्रोजन पौधों की जड़ों को प्रदान करना। जड़ों को प्रदान करना, फास्फोरस व नाइट्रोजन पौधों की जड़ों को प्रदान करना, ये इसका कार्य है माइकोराइजा का। तो माइकोराइजा मतलब माइको प्लस राइजा, राइजा मतलब रूट है और माइको मतलब कवक। तो कवक व जड़ के सहजीवन को माइकोराइजा कहा जाता है। ये कार्य इसका पता लग गया आपको, आगे देख लेते हैं।
ये एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में रिक्त स्थानों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। प्लाज्मिड, जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका का अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए अणु जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो है बैक्टीरिया में, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये आपका मेन न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद में ये अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए जो पाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का कार्य क्या है, जीवाणु की प्रतिजीविकी से रक्षा करना। और प्लाज्मिड को हम जो है जैविक अभियंता भी कहते हैं, जैविक अभियंता भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो कई जीन स्थानांतरण किए जाते हैं। इसका प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। जैसे एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड काम में लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का अभियंता कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंजीनियर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लाज्मिड के बाद में ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। तो एचसी ग्राम द्वारा अभिरंजन किया गया, एचसी ग्राम द्वारा अभिरंजन करके विभाजित किया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की बात करें और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें उसकी कोशिका भित्ति के आधार पर ही जो है इनको डिवाइड किया है। कोशिका भित्ति में कौन सा अम्ल होता है, टिकोइक अम्ल होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। उसके बाद में हम बात करें, इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा पाया जाता है, पौधों में लाभदायक जीवाणु इसमें आते हैं। कौन से जीवाणु आते हैं, लाभदायक जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव में लाभदायक जीवाणु आते हैं और ग्राम नेगेटिव में जो है हानिकारक जीवाणु इसमें आते हैं। पौधों पर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति के आधार पर जो अभिरंजन किया है उसके आधार पर जो है बैक्टीरिया को विभाजित किया है ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव में। और टिकोइक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही जो है ये रंग उत्पन्न करता है और ये रंग उत्पन्न नहीं करता है। आगे हम बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बाद में अगला आता है मध्यकाय। जीवाणुओं में झिल्ली के अंतर्वलन इनफोल्डिंग अंतर्वलन को क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग से निर्मित कोशिकांग क्या कहलाता है, मीजोसोम या मध्यकाय कहलाता है। कोशिकांग से निर्मित कोशिकांग है। कार्य क्या है इसका, श्वसन और उसके बाद में ऊर्जा उत्पादन, ये इसका कार्य होता है मध्यकाय का। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है बीजीए व
ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? BGA, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इसको हम क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यह ऐसी एल्गी है जो क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। और ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए धान में काम में लिए जाते हैं। किस में काम में लिए जाते हैं? धान में प्रयुक्त। किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? धान में प्रयुक्त करने किए जाने वाले सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहेगा वो क्या है? वायरोइड। वायरोइड क्या होता है? केवल आनुवांशिक पदार्थ युक्त रोग कारक जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? वायरोइड कहेंगे। वायरोइड की खोज जो है, वायरोइड समझ में आ गया आपके? जैसे वायरोइड जो है ये अजैविक है। क्या है? अजैविक या मध्य जैविक भी इसको कह सकते हैं। मध्य जैविक रोग कारक है। मध्य जैविक रोग कारक है। इसे अजैविक रोग कारक भी कह सकते हैं। उसके बाद में आगे आता है वायरोइड जो है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौन कौन से रोग होंगे। आलू का तरकुकंद रोग, उसके बाद में नारियल का कड़ंग रोग, नारियल का कड़ंग रोग, ये भी इससे होगा। ठीक है, तो ये वायरोइड के बारे में बात की हमने। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वायरोइड से कौन कौन से रोग होते हैं। ये चीज अगर पूछी जाए तो आप आराम से ये 2 रोग वहां पर लिख सकते हो। इस रोग की खोज जो है वो आलू के तरकुकंदू रोग में ही की गई थी। आलू के तरकुकंदू रोग में इसकी खोज की गई। ऐसे ही प्रियोन जो होता है, प्रियोन क्या होता है? केवल और केवल प्रोटीन पार्टिकल होता है, प्रोटीन कण होता है जो जानवरों में इन्फेक्शन फैलाता है। इससे कौन सा रोग होता है? स्क्रेपी रोग होता है, जो किसमें होता है? भेड़ व बकरी में स्क्रेपी रोग होता है। एसबी प्रूसिनर ने इसकी खोज की थी। एसबी प्रूसिनर ने इसकी खोज की थी। उसने क्या की? इसकी खोज की। कौन से कण की? प्रोटीन, जो हानिकारक प्रोटीन कण है उसकी खोज की, जिसका नाम क्या है? प्रियोन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोजेक। मोजेक क्या है? वायरस के कारण पौधों में उत्पन्न लक्षण है। इसमें क्या होता है? पत्तियों पर हरी व पीली मिश्रित संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोजेक कहते हैं। मोजेक जो है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम मोजेक विषाणु कहते हैं। मोजेक का उदाहरण जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो तंबाकू मोजेक, भिंडी मोजेक रोग, और फूल गोभी मोजेक, ये हम आप वहां पर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोजेक के बाद में बाजरे का अर्गट रोग। ये हमारा लास्ट रहेगा। बाजरे का अर्गट रोग कौन सी कवक से होता है? क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस
फ्यूजीफोर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजीफोर्मिस कवक से होता है, कवक है ये, ठीक है। इस कवक के कारण जो है अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अर्गोटिज्म। इस कवक से अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, या अर्गोटिज्म प्रकार का जहर जो है वो जी मचलना, उल्टी लाना ऐसे कार्य कर सकता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं, इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो कहाँ प्रकट होते हैं? पुष्प पर, पुष्प पर प्रकट। कहाँ पर प्रकट होंगे? पुष्प पर प्रकट होंगे। और मुख्य लक्षण क्या रहेगा? मधु बिंदु अवस्था। मधु बिंदु मतलब उसमें जो है चिपचिपे शहद के जैसे जो है वो बूंदे बन जाएगी, जो बाद में कठोर हो जाती है, मधु बिंदु अवस्था, और बाली में रह जाती है। प्रबंध क्या करेंगे? प्रबंध जो है नमक के घोल से उपचारित, घोल से बीज उपचार, ये प्रमुख रूप से है। बाकी और भी कई सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे फसल चक्र लिख सकते हो, पर ये प्रमुख है, ठीक है। अगर इसमें और भी अगर है तो सरसों का सफेद रोली, इसको भी देख लेते हैं, आने के चांसेस ज्यादा है। कवक जनित रोग है। कौन सा रोग है? कवक जनित। कौन सी कवक से होता है? एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा रोग, एल्बुगो कैंडिडा कवक से होगा, जो कि एक अविकल्पी कवक है। लक्षण, लक्षण क्या होंगे? दो तरह के लक्षण होते हैं। सबसे पहला है स्थानिक, लोकल स्थानिक लक्षण, स्थानिक लक्षण, और उसके बाद में सर्वांगी लक्षण, सर्वांगी लक्षण होंगे। तो सर्वांगी लक्षण में जो है वो महामृगशीर्ष, महामृगशीर्ष लक्षण प्रकट होता है। कौन सा लक्षण प्रकट होता है? महामृगशीर्ष लक्षण प्रकट होता है। इसमें जो है सफेद धब्बे बन जाते हैं, सफेद धब्बे बन जाते हैं। ये इसके दो मुख्य लक्षण हैं। उसके बाद में प्रबंध जो है आप आराम से इसका प्रबंध कर सकते हो। मेनकोजेब का स्प्रे, और दूसरी चीज प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी किस्में। ये जो है कॉमन चीजें हैं आपको जो याद रखनी है। इस रोग को जो है पश्चिम बंगाल में देखा गया, पश्चिम बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में, कलिंगपांग क्षेत्र में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? कलिंगपांग क्षेत्र में खोजा गया। मोलिया रोग, जो कि सूत्रकृमि जनित रोग है, सूत्रकृमि जनित रोग है। किस में फैलता है? गेहूं में फैलता है। उसके बाद में सूत्रकृमि का नाम जो है वो हेटेरोडेरा एवेनी, हेटेरोडेरा एवेनी है, या हेटेरोडेरा मेजर भी इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या है? रोग कारक है, रोग कारक। लक्षण इसका क्या होगा? लक्षण जड़ों में गांठें बन जाएगी, और जड़ों में गांठें बनना, ये इसका मुख्य लक्षण है। और जड़ों में गांठें बन जाएगी तो फिर अवशोषण नहीं होगा, पौधा जो है वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। ऐसे लक्षण होते हैं। उसके बाद में प्रबंध, प्रबंध में मैं एक सूत्रकृमिनाशी का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बोफ्यूरान। क्या है? कार्बोफ्यूरान से भूमि उपचार करेंगे। और उसके बाद में प्रतिरोधी किस्में तो हम लगाएंगे इससे ही हर रोग में, प्रतिरोधी किस्में ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में मोलिया रोग की खोज जो है वो भारत में तो जो है कहाँ की गई? सीकर में की गई। किसने की? वासुदेवा ने। किसने की? वासुदेवा ने की। और ऐसे जो है वो निधम ने जो है इसकी खोज की। ये आपको ध्यान रखना है। ये मोलिया रोग है। केचुए की आंत्र। तो आज हम जो है इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे मोलिया रोग पर। आज के लिए इतना ही।
जो भी मैंने आपको यहाँ पर टर्म्स सोल्व करवाई है उनको रफली आप रैपिडली जो है उसको एक बार देख लें, और याद रहने के बाद में उसका वर्णन आप आराम से कर सकते हो किसी भी चीज़ का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।